नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को, जो कि विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं, एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ उन तथ्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए संभावित हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कराया जा चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इस श्रृंखला की एक और विशेषता है कि इसमें प्रश्नों को अध्याय वाइज रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला आज जो अध्याय कंप्लीट कराया जाएगा वो पाषाण काल। तो चलिए पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे। यानी प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। यदि हम रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड से संबंधित अन्य तथ्यों को देखें तो इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि 1863 में भारत में पाषाणकालीन वस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किस प्रकार के उपकरणों को प्राप्त किया था इस अन्वेषण में। तो याद रखिएगा, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के पास एक जगह है जिसका नाम है पलवरम। इस पलवरम नामक स्थान से क्लीवर परंपरा के हैंड एक्स उपकरण को प्राप्त किया था। किस उपकरण को प्राप्त किया था? हैंड एक्स उपकरण को। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। कहां से प्राप्त किया था? तो मद्रास के पलवरम से। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने वाले माने जाते हैं। यानी प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय भारत में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को जाता है। प्राग इतिहास का मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में। क्लियर है? यहां एक प्रश्न और पूछा गया हैंड एक्स से संबंधित कि सर्वाधिक हैंड एक्स, यानी हैंड एक्स को हिंदी में हस्त कुठार कहा जाता है, हैंड एक्स और क्लीवर सबसे ज्यादा कहां किस समय में प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, निम्नपुरा काल से सर्वाधिक हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए। याद रखिएगा, निम्नपुरा पाषाण की बात हुई है तो याद रखिएगा आग की जो जानकारी है वो निम्नपुरा पाषाण काल में ही हो गई थी। इसका प्रॉपर उपयोग नव पाषाण काल से हुआ है। क्लियर है? इतनी बात यहां पर आप इससे संदर्भित याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। यहां पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है उससे यह पता चला कि पाषाण, कांस्य और लौह युग इस प्रकार से त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा थॉमसन के द्वारा यह त्रियुगीन विभाजन किया गया था। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प ए। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये डेनमार्क में, और यहां पर एक आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर यह पता चला कि पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीन विभाजन है ये थॉमसन के द्वारा किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा जो पशुपालन का प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मध्य पाषाण काल है जिसमें पशुपालन का प्रारंभ किया गया था, इसमें कुछ स्थल हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे आदमगढ़, ये कहां पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? और पशुपालन का प्रारंभ कहां पे? तो मध्य पाषाण काल में। क्लियर है? एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि जो मध्य पाषाण काल है यहां से सूक्ष्म पाषाण यानी सूक्ष्म पत्थर के बने हुए छोटे औजार भी मिले हैं। कहां से? मध्य पाषाण काल से, जिनको आप कहते हैं माइक्रोलिथ। क्लियर है? इसके साथ ही साथ भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर भी मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुए। इस बात को भी आप याद रखेंगे। यदि हम मध्य पाषाण के बारे में और देखें तो इस समाज के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना पेट भरते थे। इस प्रकार के भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो अभी आपने पढ़ा जस्ट पिछले प्रश्न में कि आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यानी यहां पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, आदमगढ़ कहां पर है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और एक जगह और आपने पढ़ी अभी, बागोर। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में। इसके साथ ही साथ एक जगह और आप याद रखेंगे, लोटेश्वर। यानी आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में, लोटेश्वर, इन 3 जगहों पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इन तीनों जगहों को आप याद रखेंगे। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए?
तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो हड्डी के उपकरण हैं वो महदाह और सराय नाहर इन दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे महदाह और सराय नाहर इन दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सी और डी दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। यदि हम बात करें महदाह की, तो ये जो महदाह है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और महदाह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदाह है। और महदाह से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने बताया कि जो महदाह है वो 3 क्षेत्रों में विभक्त है। पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। क्लियर है? देखिए, महदाह के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया कि मानव समाधियां आभूषणों से युक्त कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपका जवाब होगा महदाह से। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बूचड़खाना क्षेत्र कहां से प्राप्त हुआ, तो आप महदाह बताएंगे। क्लियर है? अब अगला नाम आता है सराय नाहर का। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए, ये जो हड्डी के उपकरण अभी आपने पढ़ा कि महदाह और सराय नाहर से प्राप्त हुए, यहां पर एक जगह और आप सम्मिलित कर लेंगे, दमदमा। जय नारायण पांडे ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि महदाह, सराय नाहर और दमदमा इन तीनों जगहों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, अगला देखिए, और हड्डी के आभूषण भी प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संदर्भ है, तो यहां पर आप क्या बताएंगे? सराय नाहर और महदाह। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि हड्डी से निर्मित आभूषण और हड्डी से निर्मित उपकरण महदाह और सराय नाहर दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये आरओ एआरओ के मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, महदाह से संबंधित एक तथ्य और मैं आपको इंक्लूड करा रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि मृग श्रृंग के छल्लों से बनी माला, मृग श्रृंग छल्लों से बनी माला कहां से प्राप्त हुई, तो आपका जवाब होगा महदाह से प्राप्त हुई है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? तो याद रखिएगा, एक ही कब्र में जो 3 मानव कंकाल हैं वो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। क्लियर है? आइए इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। देखिए, ये जो दमदमा क्षेत्र है, ये दमदमा क्षेत्र कहां पर है? तो याद रखिएगा, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर, महदाह और दमदमा का उत्खनन हुआ था। क्लियर है? दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक यहां पर उत्खनन हुआ और इसके बाद पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र को अगर कुल मिलाकर देखें तो इसमें 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। ठीक है, कहां से? दमदमा से। और इन 41 समाधानों में से 5 समाधान ऐसे हैं जो कि युग्म समाधान के उदाहरण हैं। ठीक, यानी 5 जगहों पर युग्म समाधान, और एक समाधान ऐसा प्राप्त हुआ है जहां पर 3 मानव कंकाल दफनाए गए। कहां पर? दमदमा में। इसलिए प्रश्न पूछा गया कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से, तो आपने कहा दमदमा से। क्लियर है? और दमदमा में ही 5 जगहों पर युग्म समाधान यानी 2 लोगों के समाधान भी मिले, और जो अन्य शेष समाधान है उसमें एक-एक कंकाल मिले हैं। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए, आपके विकल्प में सराय नाहर नाम दिया गया था। यहां पर देखिए, यहां पर आप सराय नाहर से संबंधित एक तथ्य और याद रखेंगे, जिस प्रकार एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार सराय नाहर से एक ही समाधि के अंतर्गत 4 मानव कंकाल मिले हैं, यानी 4 मानव कंकाल सराय नाहर से और 3 मानव कंकाल के साथ दमदमा से प्राप्त हुए। याद रखिएगा, यहाँ की कब्रें आवास के अंदर स्थित होती थी। कहाँ की? सराय नाहर की। क्लियर है? और कब्रें छिछली और अंडाकार थी। इस प्रकार के भी प्रश्न सराय नाहर से संबंधित पूछे गए और दमदमा में 3 युग्मों के समाधान मिले। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8। और एक बात और यहाँ पर कोरिलेट कर दिया जाए कि समाधान का प्रचलन पूछा जाता है कि शुरू कब से हुआ, तो याद रखिएगा, होमो निएंडरथल के द्वारा समाधान का प्रचलन शुरू किया गया था। होमो निएंडरथल के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखिए। पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, तो यानी कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य पूछे जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? नवपाषाण काल से। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कृषि के जो साक्ष्य हैं वो नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कृषि के साथ साथ पहिए का भी आविष्कार कहां पर? नवपाषाण काल से हुआ है। क्लियर है? यहां पर जरा कुछ अन्य विकल्पों को देख लीजिए, यहां से अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल विकल्प बी में दिया गया है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित एक प्रश्न ये पूछा गया था कि जो यहाँ का अधिवास था वो कहाँ था, तो याद रखिएगा, नदी के तट पर अधिवास था मध्य पाषाण काल के लोगों का। क्लियर है? यदि हम पूरा पाषाण काल की बात करें, जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको उपकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। एक था पूर्व पूरा पाषाण काल,
एक था मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है? ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल था, यहां से जो उपकरण प्राप्त हुआ क्रोड उपकरण है। कौन से? क्रोड उपकरण, पूर्व पूरा पाषाण काल से। देखिए, जो तथ्य आपको लगे कि हमको नहीं पता है, उसको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि अब पाषाण काल से इसके अलावा कहीं प्रश्न बाहर से न बनने दिया जाए। क्लियर है? इसीलिए एक एक विकल्प पे चर्चा हो रही है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो पूर्व पूरा पाषाण काल था, यहां से क्रोड उपकरण, और क्रोड उपकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो हस्त कुठार का। क्लियर है? अभी आपने पहले प्रश्न में से संदर्भ में पढ़ा था। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है, यहां से फलक उपकरण मिले। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल था, यहां से तछड़ी और खुरचुनी उपकरण मिले। देखिए, ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है, ये एक परिष्कृत औजार के काल का था। ठीक है? यहां से आपको ब्लेड और ब्यूरीन चारित्रिक उपकरण भी मिले हैं। कहां से? उच्च पूरा पाषाण काल से। यह प्रश्न पूछा गया है कि ब्लेड और जो ब्यूरीन चारित्रिक उपकरण है वो कहां से मिले? तो उच्च पूरा पाषाण काल से मिले। ठीक है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला? तो याद रखिएगा, भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से मिला था। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। याद रखिएगा, भारत में जो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य था वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा होशंगाबाद से मिला है। क्लियर है? कहां से? हथनौरा होशंगाबाद नामक स्थान पे। आप यहां पर नर्मदा घाटी के साथ साथ ये भी स्थल भी याद रखेंगे कि हथनौरा होशंगाबाद से मिला है। किसका? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। क्लियर है? याद रखिएगा, जब हथनौरा की बात आई तो यहां पर एक दो तथ्य और आपको मैं सम्मिलित करा दूं, क्योंकि पूछे गए हैं। देखिए, हथनौरा होशंगाबाद वो जगह है जहां से खोपड़ी के जीवाश्म मिले। इसको इस तरह भी प्रश्न पूछा गया कि होमोनिड जीवाश्म की खोज कहां से हुई? तो आपका जवाब होगा हथनौरा से। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये जो हथनौरा स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अरुण सोनकिया ने। कई बार देखा गया कि इसके शॉर्ट फॉर्म को पूछ दिया गया है, तो अरुण सोनकिया का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AK सोनकिया, अरुण कुमार सोनकिया। तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है? और ये खोज कब की थी? 1982 में। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर मिनिमम याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए? तो देखिए, सेम प्रश्न रिपीट किया, तुरंत आप क्या बताएंगे? नर्मदा घाटी, और जगह का नाम भी बताएंगे कि हथनौरा होशंगाबाद से। क्लियर है? और खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव ने सबसे पहले जौ को प्रयोग किया था। यानी प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी सही हो जाएगा, जौ। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। याद रखिएगा, ये जो आधुनिक मानव समाज है, इसने मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपयोग किया। कौन कौन से अनाज हैं? जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमने अभी देखा कि जौ सर्वप्रथम, तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। क्लियर है? यानी सबसे पहले जौ उगाया गया कहां पर? भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में। क्लियर है? और उसी के आसपास गेहूं को भी उगाया गया। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम लहुरा देव की बात करें कि ये लहुरा देव कहां पर स्थित है जहां से भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ये लहुरा देव स्थित है। और यहां पर किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहां पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? और ये साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के हैं। क्लियर है? अभी एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी, तब तक कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल था वो था मेहरगढ़। वो कौन था? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मेहरगढ़ है, यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले। क्लियर है? और जो इसके बाद नया प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल खोजा गया लहुरा देव, वहां से क्या मिला था? तो वहां से चावल मिला था। ठीक। एक बात और याद रखिएगा, यदि लहुरा देव ऑप्शन में न रहे और आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम चावल वाले साक्ष्य का स्थल, तब आपका जवाब होगा कोल्डी हवा। क्लियर है? और ये जो कोल्डी हवा है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहां से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है?
इतनी बात जानने के बाद आपको जरा बेलन नदी घाटी के संदर्भ में कुछ और तथ्य भी आपको जानने चाहिए। जैसे यह प्रश्न पूछा गया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो क्रमिक अवशेष हैं ये किस जगह से प्राप्त हुए, तो आपका जवाब होगा बेलन नदी घाटी से। एक प्रश्न और पूछा गया कि उच्च पूरा पाषाण काल की जो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहां से प्राप्त हुई, तब भी आपका जवाब होगा बेलन नदी घाटी से। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अभी एक विकल्प में दिया हुआ था कोल्डी हवा, यहाँ पर इस प्रश्न के विकल्प में आपने देखा कोल्डी हवा लिखा हुआ था। ये जो कोल्डी हवा, इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया। कोल्डी हवा जो है ये नव पाषाण के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए, ये भी बात आप याद रखेंगे। क्लियर है। यहाँ लहुरा देव को अभी आपने देखा कि यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ दिया गया कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है, तब भी आपका जवाब क्या होगा, लहुरा देव। यानी कि बस केवल उसके पैटर्न को, मतलब उसकी केवल स्ट्रक्चर को बदला गया ताकि कंफ्यूजन में डाला जा सके, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना है। यदि पूछा जाएगा कि प्रारंभिक कृषि स्थल, तो आप सीधे सीधे लहुरा देव बताएंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। देखिए इस प्रश्न में मैंने आपको पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि यदि विकल्प में लहुरा देव न दिया हो तब आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे, क्योंकि जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल था वो मेहरगढ़ था। और मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। याद रखिएगा मेहरगढ़ से आपको गेहूं के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ के संदर्भ में एक तथ्य और इंक्लूड करिए कि मेहरगढ़ में ही पालतू पशु के तौर पर भैंस के साक्ष्य मिले हैं। एक बात और याद रखिएगा कि यहां से नव पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक की संस्कृति के अवशेष मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर है, इतनी बात आप यहां पर मेहरगढ़ के संदर्भ में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि यहां पर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप यहां पर मेहरगढ़ को टिक करेंगे। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। सेम प्रश्न है, यहां पर भी क्या जवाब होगा, मेहरगढ़। ठीक, क्योंकि यहां पर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, यहां पर भी आप मेहरगढ़ बी विकल्प को सही करेंगे। सेम प्रश्न रिपीटेड था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। देखिए यदि यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं रहता तब आप मेहरगढ़ को टिक कर देते, लेकिन यहां पर कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से, इसलिए यहां पर आप ई विकल्प को सही करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, पूछा जा रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो स्थायी जीवन के प्रमाण में आप कौन सा टिक करेंगे, मेहरगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ जो है ये कहां पर है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। देखिए ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बागौर ऐड कराया था वहां पर कि बागौर से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपने कौन सी जगह पढ़ी थी, रिकॉल करिए, आदमगढ़ कहां पर थी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और उसके बाद मैंने आपको ऐड कराया था कि बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ पे भी मध्य पाषाण काल के पशु के पालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक जगह और मैंने आपको नोट कराया था, लोटेश्वर। इन तीनों स्थल को आप याद रखेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो इन तीनों स्थल को आप रिकॉल करेंगे। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है। अगला देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में और राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर में ये पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो ताम्र पाषाण युग है इसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा इसको चालकोलिथिक के साथ साथ आपको यदि कैल्कोलिथिक युग लिखा हो तब भी आप ताम्र पाषाण युग से उसको कोरिलेट करेंगे। देखिए ताम्र पाषाण युग बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। ताम्र पाषाण, ताम्र का मतलब तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर तांबा और पत्थर का जो युग था उसको कहा गया ताम्र पाषाण युग। क्लियर है। याद रखिएगा एक बात और कि धातुओं में जो सबसे पहले अगर पूछा जाए किसका प्रयोग हुआ तो तांबे का, यह भी प्रश्न पूछा गया। याद रखिएगा ये जो ताम्र पाषाण युग है इसमें वृत्ताकार गर्त ग्रहों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जवाब होगा इनाम गांव से, यानी ताम्र पाषाण युग का इनाम गांव एक स्थल है जहां से वृत्ताकार गर्त ग्रह प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। इसके अलावा ये जो ताम्र पाषाण युग है इसकी जो गंगा घाटी है उसमें कौन सी संस्कृति है, तो उसमें नरहन संस्कृति, यानी ताम्र पाषाण युग में गंगा घाटी की नरहन संस्कृति मिली है।
याद रखिएगा, ये जो मालवा संस्कृति है वो भी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। और अगर इसके स्थल पूछे जाएं तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नवदा टोली या माहेश्वर स्थल। ये भी किसके, मालवा संस्कृति से संबंधित है। और मालवा संस्कृति किस युग से, ताम्र पाषाण से। क्लियर है। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि जो मध्य पाषाण काल का जो अधिवास है वो नदी के तट पर है। उसी प्रकार से जो ताम्र पाषाण युग का जो मकान होते हैं ये कच्चे और पक्के मकान होते थे। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात को यहां पर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में कथन दिए गए हैं और इन कथनों की जांच आपको करनी है। ये जो आहड़ सभ्यता है उसमें कहा गया कि जो आहड़वासी हैं ये तांबा गलाना जानते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आहड़वासी थे ये तांबा जलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित थे। ठीक है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि यहाँ काले और लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति आकृति उकेरी गई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया, पहला, तीसरा और चौथा। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा आहार संस्कृति को समझिए कि ये कहाँ से आहार संस्कृति आई है। क्लियर है। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये आहार जो है एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। क्लियर है, यानी जो आहार है ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति वाला स्थल है। और कहाँ से, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। क्लियर है। ये जो आहार संस्कृति के लोग हैं ये मूलतः कृषक और पशुपालक थे मूलतः, और ये गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि वहां कहा जा रहा था कि वो चावल से परिचित नहीं थे, जबकि वो गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। याद रखिएगा, ये जो आहार है इसका एक अन्य नाम है ताम्बवती। ताम्बवती का अर्थ होता है तांबा वाला स्थान। यानी अगर किसी स्थान को तांबा वाला स्थान कहा जा रहा है, इसका मतलब तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि वहां पर तांबा बहुतायत मात्रा में होगा। और यदि तांबा बहुतायत मात्रा में है तो यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गया था। और याद रखिएगा इसके अलावा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन तांबा था और यहाँ काले और लाल रंग के मृदभांड पाए गए थे जिन पर सफेद रंग की आकृतियां उकेरी गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 21, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, यही होता है जब आप तथ्यों को कोरिलेट करते हैं या जो अन्य संभावित तथ्य को ऐड करते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न आपके क्रिएट होते हैं। मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा और निश्चित तौर पर आपको याद होगा तो मेहरगढ़ है, यानी मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, अगला देखिए, और मेहरगढ़ से कृषि के कौन से साक्ष्य मिले थे, किस चीज की, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। अगला है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो नवदा टोली का जो उत्खनन है ये HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो नवदा टोली है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात कि इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था जो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। याद रखिएगा, यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्र पाषाण कालिक ग्राम स्थल था। याद करिए, जब मैंने अभी ताम्र पाषाण कालिक स्थल बताया था तो उसमें मैंने नवदा टोली का नाम आपको जिक्र किया था। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि नवदा टोली किस राज्य से में अवस्थित है। तो आपको पता है, अभी जिक्र हुआ है कि नवदा टोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है। यहाँ पर जरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा। अभी आपने देखा कि नवदा टोली मध्य प्रदेश में है और ये कैसा है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक संस्कृति है कायथा संस्कृति। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कायथा संस्कृति के अवशेष मिले हैं कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और कायथा संस्कृति भी ताम्र पाषाणिक है। इसलिए आप नवदा टोली और कायथा संस्कृति दोनों को आप मध्य प्रदेश से संबंधित याद रखेंगे और ये ताम्र पाषाणिक है। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी भी खोज की थी BS वाडकर ने। यानी कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी, VS वाकड़कर ने। ठीक है, VS वाकड़कर नाम इनका था। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी प्रकार से एक संस्कृति और पूछी जाती है आमरी संस्कृति। ये भी सिंध से संबंधित है। ठीक है, ये सिंध से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। तो बृहद पाषाण स्मारक है उसमें क्या है कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इनकी पहचान है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा।
यानी जो शवाधान होते थे उसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था, ठीक है? और ये कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार से समाधियों में दफनाए जाने की परंपरा थी। किसमें? नवपाषाण युग में। और इन समाधियों को विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था। याद रखिएगा, इसे मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है? बृहद पाषाण को मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है? यदि इसके प्रकार की बात की जाए तो इसमें शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कार्न सर्किल, डोलमेन सर्किल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये सभी इसके प्रकार हैं। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि राख का टीला, ठीक है? राख का जो टीला है ये निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सघन कल्लू। यानी यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। जो सघन कल्लू नवपाषाण कालिक स्थल है, इसे राख का टीला इससे संबंधित है। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? और सिंधु घाटी सभ्यता में आपने मोहनजोदड़ो को पढ़ा होगा। यहाँ पर आप नवपाषाण कालिक स्थल में राख के टीला के तौर पे सघन कल्लू को याद रखेंगे। राख के टीला के संदर्भ में एक स्थल और है जिसका नाम है उतनू, इसको भी आप याद रखेंगे, उतनू, ठीक है? यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो सघन कल्लू स्थान है ये कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक के मैसूर के पास एक वेल्लारी जनपद है, वहाँ पर है सघन कल्लू, ये नवपाषाण स्थल, ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि जो भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। भीमबेटका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो आइए जरा इसके तथ्यों को कवर करते हैं। ये जो भीमबेटका है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है, ठीक? और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि भीमबेटका कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। देखिए यहाँ पर एक प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग हुआ है, जरा मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो प्रागैतिहासिक है, देखिए ये प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जहाँ पर कोई लिखित प्रमाण ना हो। जिस काल में कोई लिखित प्रमाण ना हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ये जो पाषाण काल है ना, ये प्रागैतिहासिक काल का ही उदाहरण है। एक बार परीक्षा में इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया कि निरक्षर समाज का इतिहास किस काल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रागैतिहासिक। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल का लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको निरक्षर समाज का इतिहास काल कहा गया। क्लियर है? दूसरी बात, इसी के संदर्भ में एक शब्द और आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जरा इसको इलेबोरेट कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब लिपि उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके तो उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यदि आप आद्य ऐतिहासिक काल के उदाहरण की बात करेंगे तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या जो ताम्र सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ताम्र सभ्यता में आपने आहाड़ या जारवे संस्कृति को देखा है, ठीक है? तो याद रखेंगे ये आदि ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक तो आप जानते हैं जब से लिखित प्रमाण मिले हों, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय को ऐतिहासिक काल से जाना जाता है। हाँ, अब यहाँ पर आइए, भीमबेटका के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो गुफा है इसमें जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है। और इसमें जो चित्र मिले हैं, अगर जंतुओं की बात की जाए तो हाथी, सांबर और हिरन के इसमें चित्र मिले हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है जिसमें 133 में चित्र पाए गए। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे भीमबेटका के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल फेमस है? भीमबेटका। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। यानी बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 28 का विकल्प बी सही हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो अभी आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि भीमबेटका में सर्वाधिक जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29 का। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी उन शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा और सबसे पहले भीमबेटका गुफा को देखने वाले भारतीय पुरातत्ववेत्ता के नाम को पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? VS वांकर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, VS वांकरकर। ठीक है? देखिए, इनको VS वाकड़कर भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा है, और VS वांकर भी कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पर इनका पूरा नाम भी कहीं लिखा रहता है, जैसे विष्णुधर वांकरकर। ठीक है? तो इन तीनों को आप संदर्भ करके याद रखेंगे। अभी मैंने इनके नाम का जिक्र किया था, किसमें? कायथा संस्कृति की खोज में। तो याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा और कायथा संस्कृति की खोज करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है विष्णुधर वांकरकर या VS वांकरकर। ठीक है?
इतनी बात आपने यहाँ पर भीमबेटका, यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो खोज की गई थी ये 1957 में की गई थी। ठीक है, आपने पढ़ लिया है कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूनेस्को ने भीमबेटका की शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भीमबेटका है इसमें मध्य पाषाण काल से पाषाण चित्रों को बनाना आरंभ किया गया। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। ठीक, यानी कि ये पूछा गया कि जो भीमबेटका की जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है ये कब से, किस पाषाण काल से इसको बनाया जाना आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल से जो ये पाषाण चित्र है वो इस पे बनाया जाना प्रारंभ किया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 31। यहाँ पर सेम प्रश्न पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की को खोजा किसने। तो यहाँ पर आपका देखिए इनका पूरा नाम दिया है विष्णुधर वांकड़कर। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है, यानी ओसीपी का नामकरण हुआ है तो कहाँ पर। तो याद रखिएगा हस्तिनापुर में। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। जो गैरिक मृदभांड पात्र है इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखेंगे। आइए जरा इसके यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। किसने? बीबी लाल ने। और कहां से? हस्तिनापुर से गैरिक मृदभांड प्राप्त किया, वहीं से इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि ताम्राश्रम काल में यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे ताम्रपाषाण काल के लोग महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, जैसे जोरवे संस्कृति, यहां पर जो स्थल है जैसे नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव, इन सभी पुरा स्थलों के जो घर हैं उसमें मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की स्थिति में घर के फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी दिखी हैं। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये जो मिला है ये कहां पर? ये महाराष्ट्र की ताम्रकालीन संस्कृति जोरवे के नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली और इनाम गांव में। यहां पर जोरवे संस्कृति से संबंधित एक बात और याद रखिएगा कि जोरवे संस्कृति में अधिवास विन्यास की जो जानकारी है वो इनाम गांव से प्राप्त हुई। ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो अभी आपने इसको यहां पर देखा ही है। अगला है प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल के सावधान प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो बुर्ज होम है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम। ठीक, और बुर्ज होम कैसा स्थल है? ये नौपाषाणिक स्थल है। और यहाँ पर अभी मूल प्रश्न में आपने जाना कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल के सावधान प्राप्त हुए। बुर्ज होम से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है गर्तवास को लेकर। तो याद रखिएगा गर्तावास के साथ यानी गड्ढों वाले घर ये कहाँ पर मिले हैं? ये भी बुर्ज होम में मिले हैं। यानी मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल और गर्तावास के साथ कहाँ से? बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम नौपाषाणिक स्थल। और यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है। यहाँ पर अभी कुत्ते की बात हुई तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव का जो सर्वप्रथम पालतू जानवर था वो क्या था। तो आपका जवाब होगा कुत्ता। क्लियर है? यहाँ पर देखिए रंगपुर का भी नाम आपको याद रखना होगा। ये जो रंगपुर है वहां पर भी गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। यानी आप यहाँ पर बुर्ज होम और रंगपुर को भी इस संदर्भ में याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर विकल्प में चिराद का नाम दिया है, इससे भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये जो चिराद है ये बिहार में है। यहाँ पर बस्ती स्थल भी मिला है। कहाँ से? चिराद से। और एक बात और याद रखिएगा कि नौपाषाण काल का ये वह स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए। ठीक है, कहां से? चिराद से। और ये नौपाषाण कालिक स्थल है जहां से हड्डी के निर्मित औजार प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। तो आपका सही जवाब होगा बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और बुर्ज होम से गर्तवास के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 36 में वही पूछा कि गर्तवास के साक्ष्य तो बुर्ज होम में है। और रंगपुर को भी याद रखेंगे कि ये एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है यहाँ पर। और रंगपुर में भी गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर इससे कोरिलेट करके जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया कि यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है और उनके सामने ख्याति का कारण है। यानी ये ऐतिहासिक स्थल
क्या इन ख्याति के कारण प्रसिद्ध हैं? यहाँ पहला नाम दिया गया बुर्ज होम और उसके सामने लिखा गया शैलकृत देव मंदिर। ये बिल्कुल इसके कारण इसकी ख्याति नहीं है, इसलिए आप पहले को तो इसके साथ सुमेलित बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसके साथ सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि बुर्ज होम से आपने दो बातें देखी कि यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल और दूसरी बात यहाँ पर गर्तावास के साथ मिले हैं। क्लियर है? यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चंद्रकेतुगढ़। ये जो चंद्रकेतुगढ़ है ये टेराकोटा कला के लिए फेमस है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरे पे गणेश्वर लिखा हुआ है, ये गणेश्वर ताम्र कलाकृति के लिए फेमस है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार यहाँ प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये आईएएस के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका रिपीटिशन होने की संभावना ज्यादा है। देखिए बुर्ज होम को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, ये तो ठीक है, इस पूरा स्थल की खोज किसने की थी ये भी एक ऐड कर लीजिए। 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने इस पूरा स्थल की खोज की थी, किसकी? बुर्ज होम की। क्लियर है? गर्तवास मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर अभी आपने चंद्रकेतुगढ़ के बारे में जाना कि जहाँ पर टेराकोटा के लिए फेमस है, कला के लिए। अब बात उठती है कि चंद्रकेतुगढ़ है कहाँ पर, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल प्रांत में ये पुरातत्विक स्थल है। और किस नदी के तट पर है चंद्रकेतुगढ़, तो याद रखिएगा विद्याधरी नदी के तट पर है। क्लियर है? और किसके लिए फेमस था अभी आपने पढ़ा था, तो ये टेराकोटा कला के लिए फेमस था। ठीक है, अगला नाम आता है गणेश्वर का। गणेश्वर को अभी आपने पढ़ा कि ये ताम्र कलाकृति के लिए फेमस था। ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान प्रांत का एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। और ये जो गणेश्वर है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल, उन्होंने की थी। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर, इन्होंने रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर नामक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल की खोज की थी। क्लियर है? अगर हम बात करें कि ये जो गणेश्वर है यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से याद रखिएगा दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र वाणाग्र मिला, साथ ही साथ मछली पकड़ने का कांटा मिला और विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी गणेश्वर से प्राप्त हुए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लेख हिया से, जो कि विंध्य क्षेत्र में है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब होगा विकल्प डी। आइए जरा लेखिया के बारे में कुछ और जानकारी देखें। देखिए जेएन पांडे ने अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में बताया कि ये जो विंध्य क्षेत्र में स्थल है जिसका नाम है लेखिया, यहाँ पर शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण के लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। यानी अभी तो प्रश्न में आपने ये जाना था कि लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले जो कि विंध्य क्षेत्र में है, इसके साथ साथ यहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण भी मिले, ये भी बात आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। अमेरिका के जो ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास हैं, इन्होंने बताया कि लेखरिया से 27 मानव कंकाल मिले। देखिए यहाँ से आपको संख्या से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछा गया कि सर्वाधिक मानव कंकाल विंध्य क्षेत्र में कहाँ से, तो आप नाम याद रखेंगे लेखिया का। ये जो विंध्य क्षेत्र है इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि विंध्य क्षेत्र में जो हड्डी की मात्र मूर्ति की जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की बनी हुई मात्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मैंने अभी पीछे भी आपको कोरिलेट कराया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण को आप देखिए और उनकी सत्यता की जांच कीजिए। कथन में कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था। देखिए ये प्रश्न आरओ में पूछा गया प्रश्न है, और जो लोग आरओ एआरओ की जो श्रृंखला चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ, उसमें उन्होंने इस प्रश्न को जरूर देखा है और मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया था। और मैंने आपको बताया था, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो नूतन भूतल काल है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको प्लीस्टोसीन पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन पीरियड। याद रखिएगा विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग हैं इन्होंने प्लीस्टोसीन पीरियड के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था। प्रवचन का मतलब होता है विस्थापन, तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। अब कारण क्या था विस्थापन का, तो कारण में बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसलिए लोग गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवचन किए थे। ये कथन भी सही है और कारण भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। कथन और कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। याद रखिएगा जी.आर. शर्मा ने बताया कि सराय नाहर राय ने खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में यानी प्लीस्टोसीन पीरियड के अंत में सूखे के कारण, देखिए कारण में भी बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ और सूखे की स्थिति बनी, इसलिए विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी हुई और लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवचन किया यानी कि विस्थापन किया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किससे संलग्न कार्यालय है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी था जो बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और इसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल कर रखा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। याद रखेंगे, और याद रखिएगा, ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग का एक स्वायत्तशासी संगठन है। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये पाषाण काल से संबंधित यहाँ प्रश्न कंप्लीट हुए। जितने और संभावित तथ्य थे उनको इंक्लूड कराया गया और ये प्रयास किया गया कि एक सार्थक चर्चा हो पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों पर। अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।